सभी को नमस्कार। +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 6 नागरिकता चल रहे थे। नागरिकता में हमने देखा कि नागरिक कौन है, विदेशी कौन है, प्रवासी व्यक्ति कौन होते हैं, शरणार्थी कौन होते हैं, उनके अधिकार क्या क्या हैं, प्रवासियों के बिना हमारा जीवन कैसा होगा अगर प्रवासी मजदूर हमारे पास यहाँ उपलब्ध नहीं होंगे तो। उसके बाद हमने मार्टिन लूथर किंग के योगदान के बारे में जाना, जिन्होंने अमेरिका में गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज अगर आप न्यूज़ में देखें तो अमेरिका फिर से उसी समस्या का सामना कर रहा है। एक अश्वेत व्यक्ति की पुलिसकर्मी के हाथों मृत्यु हो जाने पर आज फिर से अमेरिका में ये फिर से दंगे शुरू हो चुके हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हमने अपने पार्ट 1 में देखी। पार्ट 2 में हमने जो देखा कि नागरिकता प्राप्त करने की क्या ढंग है, नागरिकता को कैसे खोया जा सकता है, इकहरी नागरिकता क्या है, दोहरी नागरिकता क्या है, उस सब के बारे में हमने चर्चा की। आज हम इसका भाग 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि भारतीय और विदेशी नागरिकों में क्या अंतर है। इसके अलावा वैश्विक नागरिकता क्या होती है, उन सब एक अच्छा नागरिक बनने की क्या गुण हैं, अच्छा नागरिक बनने के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आज इस लेसन को हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। चलिए, आज हम लेसन 6 भाग 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है नागरिकता। तो आइए सबसे पहले हम जानें नागरिक और विदेशी में क्या अंतर है। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और एक व्यक्ति जो बाहर किसी देश से भारत में घूमने के लिए आया हुआ है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, उस अंतर के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, राज्य की सदस्यता, वफादारी, अधिकार और सैनिक सेवा। आइए अब इन्हें विस्तार से जानें। देखिए, सबसे पहला है निवास। जो नागरिक है वो राज्य का स्थायी निवासी होता है, जबकि विदेशी क्या है, या तो घूमने के लिए आया या फिर वो व्यापार करने के लिए कुछ समय के लिए भारत में आया है। दूसरा जो अंतर है वो है व्यापार अधिकार। जो नागरिक हैं उसे सभी तरह के अधिकार प्राप्त हैं, सामाजिक, राजनीतिक, और जबकि जो विदेशी है उसे केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। कर्तव्य, जो भारत का नागरिक है उसे कर्तव्यों का पालन करना होता है, अनिवार्य है, और जो विदेशी है उस हमारे देश के प्रति वफादार नहीं होते, इतने अपने मूल देश के प्रति वफादार होते हैं जहाँ के कि वो नागरिक हैं। उसके अलावा देखिए, जो अगला पॉइंट है वो है घूमने और प्रतिबंध। जो भारत का नागरिक है वो पूरे भारत में कहीं भी घूमे रहे, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, जबकि जो विदेशी है वो जितने समय के लिए वीज़ा लेकर आया, सिर्फ उतना समय ही वह भारत में रह सकता है। चलिए, अब हम देख लेते हैं भारत का नागरिकता कानून क्या है। देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के बहुत से तरीके हैं भारत में। सबसे पहला जो मेन तरीका वो है जन्म से संबंधित। मतलब आपने भारत में जन्म ले लिया तो आप भारत के नागरिक हो गए। आपके माता पिता भारत के हैं तो भी आप भारत के नागरिक हैं। यह जो व्यक्ति संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो वो भारत का नागरिक है। ये भारत का नागरिकता कानून में लिखी गई बातें हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिए, जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे वह सब भारत के नागरिक हैं। लेकिन जो लोग
19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से आए हैं और 6 महीने यहाँ रहते हैं, और फिर उसके बाद किसी उचित अधिकारी को देकर उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर पंजीकरण करवाया हो, तो वो भी भारत की नागरिकता पा सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला क्या है, जन्म से। दूसरा है 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आए हों। जो उसके बाद आए हों, 6 महीने रहने के बाद अपना प्रार्थना पत्र दे के उन्होंने पंजीकरण करवा लिया हो, भारत की नागरिकता पा सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो विदेशों में रह रहे मूल भारतीय लोग हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वहाँ की नागरिकता ना ली हो, तो वो भारत के नागरिक हैं। अगला क्या कहता है, विभाजन होने पर जो लोग पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में वहाँ से स्थायी परमिट लेकर भारत वापस आ गए और उन्होंने प्रार्थना पत्र दे दिया है, तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये भारत का नागरिकता अधिनियम 1955 है, जिस पर कि इस समय विवाद चल रहा है। आपको अभी हाल ही में हुए जो आंदोलन हैं नागरिकता कानून के ऊपर, आपने उसे देखा होगा, तो ये सब वो बातें हैं जो नागरिकता अधिनियम 1955 में कही गई हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि वैश्विक नागरिकता क्या होती है। जो विश्व है, जैसे जैसे संचार क्रांति के साधन टेलीविज़न, इंटरनेट आदि का प्रयोग बढ़ रहा है, तो हम लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। एक देश की समस्या अब दूसरे देश की भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए एशिया में सुनामी या कोई बड़ी आपदा आई है, तो पूरे विश्व भर के लोग उसकी सहायता करने को तैयार रहते हैं। तो इसे ही हम वैश्विक नागरिकता कह सकते हैं। तो इसके लाभ क्या हैं, देखिए। इससे लोगों में ब्रेव, अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं, एक दूसरे के सहयोग की भावना आती है, कुछ नया करने की, कुछ एक दूसरे को सहयोग देने की, जिम्मेदारी की, ये सब भावनाओं का विकास होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एक आदर्श नागरिक के क्या गुण होने चाहिए। हम कहते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक हैं, तो आपके क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला, मेहनती। जो एक अच्छा नागरिक है वो मेहनती होना चाहिए, ताकि देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। जो दूसरी बात है, शिक्षित। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो ही तो देश के विकास में अपनी सहायता कर पाएंगे। तो जो एक अच्छा नागरिक होता है वो शिक्षित होना चाहिए। तो आप प्रयास करें कि आप अपने स्वयं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और देश के विकास में अपना सहयोग दें। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूक होगा। अपनी बुद्धि के द्वारा वो देश की समस्याओं को सुलझा सकता है, कुछ नया कर सकता है देश के लिए। तो देखिए, अच्छा नागरिक मेहनती होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, कर्तव्यपरायण होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि समाज में रहते हुए मेरे क्या कर्तव्य हैं। उन्हें उन कर्तव्यों का ईमानदारी और सजगता से पालन करना चाहिए। उसके अलावा सामाजिक भावनाओं से ओतप्रोत। देखिए, हम समाज में रहते हैं, अगर हमारे मन में समाज के लिए दया या प्रेम की भावना ही नहीं है, तो हम एक अच्छे नागरिक नहीं कहला सकते। उसके अलावा सहनशीलता। जो एक अच्छा नागरिक है उसे सहनशील होना चाहिए। ये नहीं आपके साथ मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ गलत हुआ तो आप एकदम से उसके लिए हिंसा का प्रयोग करें, ऐसा नहीं। सहनशील होना चाहिए, वक्त आने पर सही जवाब दें, लोगों के साथ मिलजुल कर रहें। कानून का पालन करने वाला होना चाहिए। जो अच्छा नागरिक है उसे देश के कानून का पालन करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश को नुकसान हो। अपने मत का उचित प्रयोग करना चाहिए। जब भी देश में चुनाव हो तो जो उसे अपना वोट है ईमानदारी से, जिसे वो योग्य उम्मीदवार समझे, उसे देना चाहिए।
चलिए अब हम देख लेते हैं कि नागरिकता के मार्ग में बाधाएं कौन सी हैं। सबसे पहली अनपढ़ता, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति कभी नहीं जान सकता कि उसके क्या अधिकार हैं, देश में क्या हो रहा है, वो देश की प्रगति में कैसे योगदान दे सकता है। तो एक अनपढ़ व्यक्ति देश के लिए एक बाधा बन सकता है, या जो अनपढ़ता है वो आदर्श नागरिकता के मार्ग में एक बाधा है। आलस्य भी व्यक्ति के लिए एक आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा है, क्योंकि आलसी व्यक्ति किसी भी काम में रुचि नहीं लेता। उसे तो ये होता है कि इतना जुगाड़ हो जाए कि मैं अपना भोजन कर सकूं और बस, उसे देश समाज से कोई लेना देना नहीं है। बेकारी, खाली बैठे रहना, व्यर्थ की बातों को सोचना, कुछ गलत काम से पैसे कमाने की सोचना, ये भी आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा है। सांप्रदायिकता, जिन व्यक्तियों की सोच सांप्रदायिक होगी वो आदर्श नागरिक नहीं हो सकते। सांप्रदायिक कौन होते हैं? जो अपने धर्म को अधिक महत्व दें, दूसरों को कम। क्योंकि जो आदर्श नागरिक है उसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, जाति पाति से परे होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरी धर्म का है, मेरी जाति का है तो मुझे उसका विकास करना है। इन सब बातों से उसे दूर होकर चलना चाहिए। अब देखिए नागरिक और राष्ट्र में क्या अंतर है, ये देख लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एक नागरिक और राष्ट्र में क्या अंतर है। जो नागरिक है, देखिए, विशेष अवसरों पर राष्ट्र झंडा, गान, राष्ट्रीय भाषा आदि प्रतीकों का प्रयोग करके अपनी देशभक्ति को प्रकट करता है। और जबकि जो लोकतांत्रिक देश है वो समावेशी होते हैं, जो सभी को अपनी अंश के रूप में पहचान देते हैं, चाहे वे उसके देश से हो या कोई बाहर से आया, उसे भी वो सम्मान ही देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यकृत नागरिकता के लिए आवेदन की अनुमति देने की शर्तें प्रत्येक देश में अलग होती हैं। जैसे कि इजराइल और जर्मनी में धर्म और जाति के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। ये है कि आप नागरिकता और राष्ट्र का आपस में क्या संबंध है। उसके अलावा भारतीय संविधान में अनेक विविधतापूर्ण समाजों को समायोजित करने का प्रयास किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अलग अलग समुदाय, महिलाएं, दूरवर्ती समुदाय हैं जैसे कि अंडमान निकोबार, सभी को समान नागरिकता देने का प्रयास किया गया है। अगला है, देखिए, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के 3 खंड और संसद द्वारा पारित कानूनों से हुआ है। मतलब नागरिकता किसे दी जाएगी वो सारा हमने अभी पीछे पढ़ा, और उसमें कोई संशोधन होना है तो वो संसद कर सकती है। आइए अब कुछ मंथन, क्योंकि आप +1 के बच्चे हैं, +1 का बच्चा बड़ा हो जाता है और उसमें विचार विमर्श करने की क्षमता होती है, तो इसीलिए आपको लेसन में कुछ मंथन दिए गए हैं जिस पर कि आपको विचार करना है और अपने उत्तर देने हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। जिम्बाब्वे में भूमि वितरण के बारे में प्रकाशित सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो 4400 गोरे लोग हैं वहाँ पे, देखिए जिम्बाब्वे एक देश है, वहाँ पे 4400 गोरे लोग हैं जिनके पास 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जो कि जिम्बाब्वे की 32% कृषि योग्य भूमि है। उसके बाद वो कहता है कि 10 लाख काले किसानों के पास 1.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जो कि देश की भूमि का 38% है। देखिए 4400 लोगों के पास 1 करोड़ हेक्टेयर है और यहाँ 10 लाख लोगों के पास 1.6 करोड़ हेक्टेयर है, तो कितना अंतर है। सिर्फ 4400 लोग 32% भूमि ले रहे हैं और 10 लाख 36%।
तो आगे देखते हैं, गोरे लोगों के पास जो ज़मीन है वो उन्होंने काले लोगों से अधिक उपजाऊ है गोरे लोगों की, और वो सिंचित ज़मीन है, जबकि जो काले लोगों की ज़मीन है वो कम उपजाऊ और असिंचित है। भूस्वामियों का इतिहास खोजने पर पता चलता है कि उन्होंने गोरे लोगों ने 100 साल पहले ये उपजाऊ ज़मीन स्थानीय लोगों से अपने कब्जे में ले ली थी। वो ज़मीन उनकी नहीं थी, जब वो गोरे लोग वहाँ पर आए तो उन्होंने उनसे वो ज़मीन कब्जा ली थी। जो गोरे लोग हैं जिम्बाब्वे में काफ़ी समय से रह रहे हैं, अब स्वयं को जिम्बाब्वे के निवासी बताते हैं। जिम्बाब्वे में गोरे लोगों की संख्या देखिए कितनी है, 0.06%। ठीक है जी। देखिए पूरी आबादी कितनी है, 99.94%। गोरे लोग कितने हैं, 0.06%। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि क्या ये भूमि का वितरण उचित है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि क्या ये जो गोरे लोग हैं इनके पास इतनी भूमि इनकी इन्होंने ले रखी है, क्या ये वितरण उचित है या नहीं। आप इस भूमि पर किसके दावे को स्वीकार करेंगे, गोरे व्यक्ति या काले व्यक्तियों के। आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर करनी है। उसके अलावा एक और छोटी सी असाइनमेंट है जो आपको करनी है। अपने आसपास 3 परिवारों को देखिए जो कि काम करते हैं। आप उनसे ये पता कीजिए वे कहाँ रहते हैं, उनके घर में कितने लोग हैं, क्या सुविधाएं हैं उनके पास, क्या उनके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते। ये आपकी दूसरी असाइनमेंट है। तो आपका ये लेसन यहीं पूरा हो गया। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।